नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। वक्त तो चला है 25 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। आपको बता दें, बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू होते ही बीजेपी और टीएमसी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनावी अभियान तेज हो गया है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर कोलकाता में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पड़ोसी राज्य असम में प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब बताया जा रहा है सौरव गांगुली 7 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हिस्सा ले सकते हैं। सौरव गांगुली के पीएम की रैली में आने की अटकलों पर बंगाल बीजेपी की ओर से कहा गया है, ये सौरव गांगुली पर निर्भर करेगा कि वो पीएम की रैली में आते हैं या नहीं। अगर वो आएंगे तो उनका सबसे अधिक स्वागत होगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया, जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। जिस मीम को शशि थरूर ने साझा किया उसमें एक ग्राफ में गिरती हुई जीडीपी के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की है। मीम में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जीडीपी गिर रही है वैसे वैसे पीएम की दाढ़ी बढ़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की आगामी रणनीति का ऐलान किया। मोर्चे की ओर से कहा गया कि 5 मार्च को एमएसपी दिलाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से होगी। किसानों ने कहा कि 6 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी और टोल प्लाजा को टोल फ्री किया जाएगा। किसान काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करेंगे। 8 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगी और सभी धरना स्थलों की अगुवाई महिलाएं करेंगी। इस दिन महिलाएं ही मंच प्रबंधन करेंगी और वक्ता भी होंगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस का समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन करेगा। देश भर में मजदूर विरोध करेंगे। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बैठक करेंगे और बीजेपी की किसान विरोधी गरीब विरोधी नीतियों को दंडित करने के लिए जनता से अपील करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 98 दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर को दोबारा बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, मंगलवार की सुबह गाजीपुर बॉर्डर का एक तरफा का रास्ता खोला गया था। टीकरी बॉर्डर पर हुडा खाप ने किसानों के पक्का मकान बनाने के लिए चिनाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी सड़क पर बिताएंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि जो किसान फसल कटाई के लिए घर गए हैं वो वापस लौटेंगे और कृषि कानून रद्द करवाकर ही घर जाएंगे। साथ ही आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कहा। उन्होंने कहा कि जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि कृषि विरोधी देश विरोधी कानून वापस लो। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में बगैर सोच विचार के की गई नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। कोरोना टीकाकरण 3.0 के दूसरे दिन भी देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम रफ्तार जारी रही। विश्वास का संदेश देते हुए तमाम वरिष्ठ मंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले रहे हैं। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना का टीका लगवा लिया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली आरआर अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं ट्वीट कर उन्होंने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की तारीफ की। उड़ीसा के कोरापुट में पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट बरामद किए। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब जांच टीम ने एक कार की तलाशी ली। कार में 500 के फर्जी नोट के 1580 बंडल बनाकर रखे थे। उड़ीसा पुलिस के मुताबिक ये सभी नकली नोट छत्तीसगढ़ के रायपुर से विशाखापट्टनम ले जाए जा रहे थे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस फर्जी नोटों की रैकेट का सागरनारा कौन है और किस गिरोह से जुड़ा है। यमुनानगर में एक युवती को ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। दरअसल पिज्जा ऑनलाइन करते ही हैकर्स का फोन आया। फोन पर एक लिंक भेजा और ऐप डाउनलोड करते ही खाते से 14,000 रुपए कट गए। एक सेक्स स्कैंडल टेप को लेकर कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी की है जिसमें रमेश जारकिहोली कथित रूप से एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ने पर जारकिहोली ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। वहीं इस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया। वीडियो जारी करने वाले आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर बाद में अपने वादे से मुकर गए। लखनऊ से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। अब इस मामले में नया खुलासा सामने आया है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने खुद गोली चलवाई थी। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे उसकी योजना कुछ लोगों को फंसाने की थी। पुलिस ने बताया कि सांसद कौशल किशोर के बेटे ने पिछले साल प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद वो अपने पिता से अलग रह रहा था। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि अभी तक आयुष के इस साले का ही बयान सामने आया है। पुलिस आयुष से पूछताछ करने के बाद इस घटना के पीछे की असली वजह बता सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च से लेकर मई महीने तक लोगों को ना दिन में राहत मिलेगी और ना ही रात में। इस बार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने वाला है। योगी सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले राज्य में 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। मालदा में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। उन्होंने कहा, जो भी नारा का द्रोही है उनका बंगाल में कोई काम नहीं। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद, अराजकता और गौहत्या समेत कई मुद्दों पर भी ममता सरकार को घेरा। योगी ने कहा कि ईद पर बंगाल में जबरन गौहत्या करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो 24 घंटे में गौ तस्करी बंद करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ के विकास मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर सीएम आवास पर मंथन हुआ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी को लेकर 2022 में बनाने का लक्ष्य तय किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विनिरूपण निवारण विधेयक 2021 पास हो गया। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। आपको बता दें, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी डिग्री को फर्जी करार दिया था।
गोरखपुर के महानगर में कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर कालिख पोत दी, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। पुलिस और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। बता दें, गिरफ्तार किए गए नेताओं में कांग्रेस के 14 नेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक धारा 144 रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगी रहेगी। हाथरस से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी की शिकायत पर आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पीड़िता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले घर में घुसकर हत्यारोपी ने मृतक की बेटी से छेड़छाड़ की थी। मामले में आरोपी 15 दिन की जेल काट चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। फिलहाल 2 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अमेठी के हत्याकला गांव में एक युवक को उसकी पत्नी के घर वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई का कहना है कि इंटरकास्ट शादी के चलते बदले की भावना में उसके भाई की हत्या कर दी। वहीं मुख्यमंत्री से मांग की है कि निष्पक्ष जांच करा दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाए। गोंडा के जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी संस्था के नाम पर खून की कालाबाजारी की जा रही थी। कई सालों से खून का कालाबाजार चल रहा था। कानपुर के बिल्लौर क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बच्ची को 24 घंटे बाद गड्ढे से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें, खेतों में आलू खोदने के दौरान बच्ची लापता हो गई थी। बहराइच के खेरी घाट क्षेत्र में शौचालय बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। वहीं दबंगों ने घर में आग लगा दी, जिससे कई घर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी संगठन की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और सबसे पहले उन्होंने बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं सीएम ने रोजगार पर बात करते हुए कहा, 75% निजी उद्योग रोजगार पर राज्यपाल ने मंगलवार को ही अपनी संतुष्टि दे दी है। जल्द अधिसूचना जारी होगी। सीएम मनोहर लाल ने महंगाई के आंकड़ों पर पेश किए। साथ ही बताया कि 2014 के अगस्त में 73.21 रुपए पेट्रोल था। वहीं 2015 में 70 के करीब हुआ। 2019 में 73 रुपए 89 पैसे हुआ। अब भी 84 रुपए प्रति लीटर हुआ है। सीएम ने कहा, इतना रेट बढ़ना सामान्य है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश पर आज 1,98,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो प्रदेश की जीडीपी का करीब 22.8% है। हरियाणा में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे, इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पंचायत चुनाव माहौल नहीं है, इसीलिए देरी हो रही है। किसान आंदोलन पर सीएम ने कहा कि किसान के नाम से जो आंदोलन चल रहा है, इसमें किसानों को बदनाम करवाने की कोशिश हुई है। किसानों को खड़ी फसल जलाने की, बहकाने की कोशिश की शुरुआत कर दी गई और दूध के रेट की बात की गई। बीजेपी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद धनखड़ ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से पहले संगठन का विस्तार होगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 5 राज्यों में चुनाव को देखकर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की बात कर रही है। झांसी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसल नष्ट न करने की अपील की। उन्होंने कहा, फसल नष्ट करना समस्या का समाधान नहीं है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को एक्सटेंशन मिल गया है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। हिंदी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग की स्टार कास्ट में चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। एक फौजी के बाद कार्यक्रम और हौसले पर आधारित इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता शर्मन जोशी ने भी अपने अभिनय किया है।
वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म की स्टार कास्ट का स्वागत किया और कहा कि उम्मीदें हैं कि इस प्रेरणादायी फिल्म से युवा पीढ़ी में देशभक्ति का भाव और अधिक जागृत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपनी फिल्म पॉलिसी बनाई है, जिसमें हरियाणा की पृष्ठभूमि में रहकर बनने वाली फिल्मों के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर से प्रदेश में अपनी फिल्मों की शूटिंग का न्योता भी दिया। करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल हॉस्टल में रह रहे 54 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वहीं हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। रोहतक में किसान नेता फसलों पर ट्रैक्टर चलाने आए, किसानों के ट्रैक्टर के सामने लेटकर फसल बर्बाद करने से रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल किसानों द्वारा फसल बर्बाद करने के खिलाफ है। रोहतक के बोहर गांव में किसान नेता को भनक लगी कि कुछ किसान अपनी 21 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि किसान अपनी फसलों को बर्बाद करने की बजाय उन्हें गरीबों में बांट दें। सतरौल खाप की तरफ से 100 रुपया लीटर दूध बेचने के आह्वान का असर नांदरौंद में दिखना शुरू हो गया है। इलाके में किसान 100 रुपए किलो में दूध बेच रहे हैं। गोहाना महम पर सीवर लाइन दबाने का काम काफी धीमी सी गति से चल रहा है, जिससे सड़क पर राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की शिकायत है कि सीवर लाइन दबाने के लिए खोदी गई सड़कें ऐसे ही छोड़ी जा रही हैं। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने हरियाणा सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान महंगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें, ओपी धनखड़ ने अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई सही ठहराई थी। विधायक जगबीर मलिक ने ओपी धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा, ओपी धनखड़ अरबपति हैं, उन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई की मार तो प्रदेश की आम जनता और किसानों को झेलनी पड़ती है। नूह में आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 मार्च तक फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आपको बता दें, इस योजना के तहत खास तौर पर आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। सोनीपत में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान तकनीकी फेर में उलझने के कारण विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में किसानों को डर है कि अगर उनका पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ तो मंडियों में उनकी फसल का बिकना मुश्किल हो जाएगा। गोहाना में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी होने पर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एसपी से मुलाकात की और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। 26 फरवरी को एक सुनार की दुकान से पिस्तौल के बल पर 4 बदमाशों ने 20 लाख की लूट की थी। चरखी दादरी के गांव कमोद के रहने वाले 73 साल के बुजुर्ग धावक रामफल ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दम दिखाते हुए 3 मेडल अपने नाम किए। बुजुर्ग धावक रामफल ने सेनावृत्ति के बाद 41 मेडल जीते। वहीं अब उनका सपना विदेशी धरती पर मेडल जीतने का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यमुनानगर में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां 1 से लेकर 7 मार्च तक महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। झांसी के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के 2 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान हिसार के डीजीपी चंद्रकला ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को अलग समझकर उन्हें उपेक्षित नहीं किया जाए। पीडब्ल्यूडी के आउटर्स कर्मचारियों ने सिरसा के डबल वाली रोड स्थित टाउन पार्क में अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की और कर्मचारियों ने एकमत होकर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की संबद्धता छोड़ते हुए सर्व कर्मचारी संघ में शामिल होने का फैसला लिया। कर्मचारियों का कहना है कि कमजोर नेतृत्व के चलते उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा है। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष किया जाएगा और मांगें पूरी करवाई जाएंगी। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सरकार की ओर से निःशुल्क मिलने वाली आयरन समेत सैकड़ों दवाइयां रोड पर फेंक दी गई। वहीं दवाई फेंकने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने दवाइयों को कब्जे में ले लिया, साथ ही मामले की जांच में जुटे हैं। बहादुरगढ़ में सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, जिसको लेकर बिजली विभाग अब सख्त दिखाई दे रहा है। बिजली बिल का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बहादुरगढ़ नगर परिषद है, वहीं पब्लिक हेल्थ दूसरे नंबर पर आता है।
बहादुरगढ़ नगर परिषद पर 6 करोड़ 64 लाख का बिजली बिल बकाया है, जबकि पब्लिक हेल्थ पर करीबन 4.25 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने अब बिल न चुकाने वाले सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने का फैसला लिया है। हरियाणा में मौजूदा समय में 35,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं टोहाना में 200 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं फतेहाबाद में 1300 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं 2 महीने बाद ही छात्रों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिससे छात्र छात्राएं परेशान हैं। यमुनानगर में अवैध निर्माण को लेकर नगर योजनाकार विभाग अब कड़े एक्शन में है। प्रशासन ने सीमा से बाहर अवैध रूप से चल रही करीब 80 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया है और कहा कि वो नियम अनुसार अपने दस्तावेज जमा करवाएं, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के हंसनगर में एक मकान के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे दूसरे शख्स को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महेंद्रगढ़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक पूर्व सैनिक के कागजात और हजारों रुपया से भरा थैला छीनकर बदमाश भाग गए। हालांकि इस दौरान व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। नांगल चौधरी में निजामपुर नारनौल रोड पर बड़ा हादसा हुआ। रोड पर खड़े एक ट्रॉले में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक को झुलसने से मौत हो गई। पानीपत के सुखदेव नगर में बीच बाजार में एक छात्र की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को CIA 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। तो 25 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।